नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक सेलुलर अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेलुलर पावर प्लांट या सेल के पावर हाउस के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ को एटीपी के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया है। एक कोशिका में सैकड़ों या हजारों माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं और कोशिका साइटोप्लाज्म के 25% हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है और एडोस एम्बायोटिक सिद्धांत के रूप में बाहरी जीवों से प्राप्त होते हैं। इसका अब देखते हैं स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं जो एक स्थान से अलग होते हैं। आंतरिक और बाहरी झिल्ली होते हैं। दोनों विशिष्ट इकाई झिल्ली है जो प्रोटीन से युक्त फास्फोलिपिड परतों से बनी होती है और दोनों झिल्ली के गुण बहुत भिन्न होते हैं। देखिए, डायग्राम से पता चल रहा है आप लोगों को। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली यह एक क्रिस्टल में मुड़ा होता है जो आंतरिक झिल्ली के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है और एटीपी उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को भी बढ़ाता है। तो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें मांसपेशियों की कोशिकाओं की तरह एटीपी की अधिक मांग होती है, उनमें सामान्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक क्राइस्टेल्स होते हैं। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली यह कई क्रिस्टल में मुड़ा होता है जो आंतरिक झिल्ली के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है और एटीपी उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को भी बढ़ाता है। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें मांसपेशियों की कोशिकाओं की तरह एटीपी की अधिक मांग होती है, जिसमें सामान्यतः कोशिकाओं की तुलना में अधिक क्राइस्टल्स होती है। इसका डायग्राम देख लीजिए आप लोग। आंतरिक झिल्ली के विभिन्न प्रकार के कार्य वाले प्रोटीन होते हैं। पहला है जो श्वसन श्रृंखला की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। दूसरा है एटीपी सिंथेस जो एटीपी बनाता है। तीसरा है विशिष्ट परिवहन प्रोटीन जो मैट्रिक्स के अंदर और बाहर मेटाबॉलिज्म के मार्ग को नियंत्रित करते हैं। बाहरी झिल्ली क्या है? आउटर मेम्ब्रेन उनकी की तरह आंतरिक झिल्ली में पोरियन नहीं होते और अत्यधिक अभेदन होते हैं। लगभग सभी आयनों और अणुओं को मैट्रिक्स में प्रवेश करने या बाहर निकालने के लिए विशेष रूप से टर्न की आवश्यकता होती है। देखिए, डायग्राम में दिया हुआ है उसका। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया चेंबर। वो कितने चेंबर में बटा होता है? पहला है बाहरी कक्षा। यह पेरिकार्डियल स्थान या माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच का अंतर झिल्ली स्थान है। यह लगभग 60 और 80 म्यू का होता है और द्रव्य से भरा होता है। मैट्रिक्स आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ स्थान है। मैट्रिक्स में विशेष माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, टीएनआरएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम की कई प्रतियों के साथ सैकड़ों एंजाइमों का अत्यधिक केंद्रित मिश्रण होता है। एंजाइम के प्रमुख कार्य में पाइरुवेट और फैटी एसिड का ऑक्सीकरण और एसिटिक एसिड चक्र शामिल रहते हैं। आंतरिक झिल्ली द्वारा निर्मित आंतरिक डिब्बे हैं। वे एटीपी सिंथेस और विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम सहित प्रोटीन से युक्त होते हैं। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सतह क्षेत्र प्रदान करता है। यह सेलुलर श्वसन को माइटोकॉन्ड्रिया क्राइस्टल के भीतर छोटे छोटे अनियमित और एक ट्यूब फैशन में व्यवस्थित और माइटोकॉन्ड्रिया की लंबी धुरी के लंबवत होने की अनुमति देती है। प्राथमिक कण या F1 कण आंतरिक झिल्ली और क्रिस्टली छोटे डंठल वाले कणों से ढके होते हैं, जिसे प्राथमिक कण या F1 कण कहा जाता है। कण लगभग 8.5 AM के होते हैं और 10 AM के अंतराल पर क्राइस्टल पर मौजूद होते हैं। F1 कण सिर, डंठल और आधार टुकड़े में विभेदित होते हैं और टुकड़े पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से जुड़े होते हैं। डायग्राम दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली। इलेक्ट्रॉन परिवहन
श्रृंखला एटीपी का उत्पादन करने के लिए जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन श्रृंखला में प्रोटीन की एक श्रृंखला होती है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रॉन में भाग लेती है। ETS माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में मौजूद होती है। ऊर्जा के केवल दो स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला एटीपी का उत्पादन करने के लिए जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन श्रृंखला में प्रोटीन की एक श्रृंखला होती है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रॉन में भाग लेती है। ETS माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में मौजूद होता है। जीव प्राणियों के लिए ऊर्जा की केवल दो स्रोत उपलब्ध है। पहला है ऑक्सीकरण उपचय या मेटाबॉलिज्म रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं, या दूसरा है सूर्य का प्रकाश संश्लेषण। वे जीव जो एटीपी का उत्पादन करने के लिए रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं उन्हें कीमोटॉप्स कहा जाता है, और जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करता है। ग्लूकोज जैसे ऊर्जा स्रोत प्रारंभ में साइटोप्लाज्म के मेटाबॉलिज्म होते हैं। उत्पादन की माइटोकॉन्ड्रिया में आयात किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल फैटी एसिड ऑक्सीकरण और अमीनो एसिड ऑक्सीकरण सहित मेटाबॉलिज्म मार्गों का उपयोग करके अपचय एवं प्रतिक्रिया जारी करता है। उन्हें फोटोटॉप्स कहा जाता है। कीमो और फोटोटॉप्स दोनों ऊर्जा का एटीपी में परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को एकजुट करते हैं। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करता है। ग्लूकोज जैसे ऊर्जा स्रोत प्रारंभ में साइटोप्लाज्म में चयापचय या मेटाबॉलिज्म होते हैं। उत्पादनों को माइटोकॉन्ड्रिया में आयात किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र फैटी एसिड ऑक्सीकरण और अमीनो एसिड ऑक्सीकरण सहित मेटाबॉलिज्म मार्गों का उपयोग करके अपचय की प्रक्रिया जारी रखता है। तीन मार्गों का अंतिम परिणाम दो ऊर्जा समृद्ध इलेक्ट्रॉन दाताओं NADH और FADH2 का उत्पादन है। इन दाताओं से इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से ऑक्सीजन में पारित किया जाता है जो पानी में बदल जाता है। यह एक बहुचरणीय रेडॉक्स प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली पर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 4 झिल्ली से बंधे परिसरों की पहचान की गई है जो आंतरिक झिल्ली में अंतर्निहित है। उसमें से 3 प्रोटीन पंप है। कॉम्प्लेक्स वे स्थान है जहां क्रेब्स चक्र के दौरान जारी हाइड्रोजन आयन ऑक्सीकरण होते हैं और उनकी ऊर्जा एटीपी में फंस जाती है। पहला है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में देखिए NADH डिहाइड्रोजिनेज के फ्लेवोप्रोटीन से बना है। यह NADH से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालता है और उनके लिपिड घुलनशील कैरी यूबिकियोन Q में स्थानांतरित करता है। QH2 झिल्ली के भीतर फैलने के लिए स्वतंत्र है। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH यूकिबियोन ऑक्सीडेंस के नाम से भी जाना जाता है या QH1 के नाम से भी जानते हैं इसको। सेकंड कॉम्प्लेक्स है, इसमें सैनिक डिहाइड्रोजिनेट के फ्लोप्रोटीन होते हैं। यह एक प्रोटीन पंप नहीं है। यह सिनेप्टिक से इलेक्ट्रॉनों को हटाकर और उन्हें FAD के माध्यम से Q में स्थानांतरित करके आंतरिक इलेक्ट्रॉनों को क्यून पूल Q में स्थानांतरित करता है। कॉम्प्लेक्स 1 और 2 और कॉम्प्लेक्स 2 और 3 के बीच में एक वाहक के रूप में कार्य करता है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B और साइट C1 से बना है जो चरणबद्ध तरीके से QH2 से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालता है और
उन्हें साइटोक्रोम सी के 2 अणुओं में स्थानांतरित करता है, जो झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित एक पानी में घुलनशील इलेक्ट्रॉन वाहक है। यह झिल्ली के 4 प्रोटॉनों को घुलता है, जिसमें एक प्रोटीन ग्रेनिएट बनता है। नेक्स्ट है चौथा कॉम्प्लेक्स 4 में देखिए, साइटोक्रोम A1 और A3 से मिलकर बनता है। यह साइट C के 2 अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को निकालता है और उन्हें आणविक ऑक्सीजन में स्थानांतरित करता है, जिसे H2O का उत्पादन होता है। यह प्रोटॉन को झिल्ली के आर पार ले जाता है, जिससे एक प्रोटीन ग्रेनिएट बनता है। कोएंजाइम Q या यूबिक्विन यह गति इलेक्ट्रॉन वाहक है और इलेक्ट्रॉनों को कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में स्थानांतरित करता है। साइटोक्रोम C यह भी एक गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक है और कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में मौजूद है। एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम द्वारा बनाता है। यह एक मल्टी पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। एटीपी सिंथेज ट्राइमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल संभावित ग्रेनिएट या प्रोटॉनों की द्वारा संचालित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक उच्च ऊर्जा अणु दाता से कम ऊर्जा अणु डोनर से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बीच रेडॉक्स प्रक्रिया के एक श्रृंखला अलग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के चरण। माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला एक इलेक्ट्रॉन डोनर NADH या FADH2 से इलेक्ट्रॉन को हटाती है और रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन स्वीकृत करती है, जो O2 में जाती है। पहला है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला NAD से शुरू होती है, जो TCA चक्र के दौरान हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त करने वाले NADH में कम हो जाती है। इससे NADH के माइटोकॉन्ड्रिया ETS में स्थानांतरण कम हो जाता है। दूसरा श्रृंखला में NADH प्रवर्ती प्रणाली के बाद प्रोटीन होता है और हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटीन FAN को स्थानांतरित करता है। थर्ड है फिर हाइड्रोजन परमाणु आयनीकरण से गुजरता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में विभाजित हो जाता है। आगे के चरणों में केवल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ कोएंजाइम Q। फिफ्थ है रिड्यूस Q सबस्टेंस ऑक्सीडेसिस बाय साइटोक्रोम्स। फिर इलेक्ट्रॉनों को कोएंजाइम Q में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कम किया हुआ Q बाद में साइटोक्रोम और डीऑक्सीडाइज किया जाता है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम B के कम हुए आयन को फिर साइटोक्रोम C1 द्वारा डीऑक्सीडाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंत में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करता है, उन्हें साइटोक्रोम A और A3 में भेजता है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम A3 से स्थानांतरण के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसे अंततः ऑक्सीजन अणु द्वारा पानी के उत्पादन के लिए स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है NAD प्लस डिहाइड्रोजनेट से शुरू होकर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तक समाप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के संभावित अंतर ऑक्सीडेसिव फास्फोरिलीजीकरण प्राप्त के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे डायग्राम में आप लोगों को दिख ही रहा होगा। जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन श्वसन श्रृंखला से गुजरते हैं तो आंतरिक झिल्ली में प्रोटॉनों का असंतुलन होता है। आंतरिक झिल्ली में प्रोटॉनों का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में वापस आते हैं और F1 कण के पेयर फैक्टर से गुजरते हैं। यह क्रोमेटोस्पोइन पंपिंग झिल्ली के पार एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेनिएट बनाता है, जिसका उपयोग ATP सिंथेज द्वारा ऊर्जा उत्पादन ATP के रूप में चलाने के लिए किया जाता है। ADP प्लस P
माइनस OH ATP प्लस H, तो ऑक्सीडेसिव फास्फोराइलेशन का मतलब यह क्रिया है जो एक अणुओं से हाइड्रोजन आयन को हटाते हैं, और ऑक्सीडेसिव फास्फोराइलेशन का मतलब यह प्रक्रिया है जो एक अणु से हाइड्रोजन आयनों को हटाने और फास्फेट अणुओं को दूसरे अणु में देने की प्रक्रिया को जोड़ती है। जब NADH2 ETS प्रणाली प्रवेश करता है तो 3 अणु ATP बनाते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु NADH से FAD की ओर जाता है तो सेकंड, जब E साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 तक जाता है। थर्ड है जब E माइनस और साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में स्थानांतरित किया जाता है। जब ETS FADH से शुरू होता है तो 2 ATP बनते हैं। एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्रेब्स चक्र द्वारा होता है। प्रक्रिया के दौरान जारी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन डोनेट और स्वीकार किया जाता है और यह हाइड्रोजन स्वीकारकर्ता ETS में प्रवेश करता है। उपरोक्त सभी प्रक्रिया में कई एंजाइम और कई कोएंजाइम शामिल होते हैं। ये एंजाइम मैट्रिक्स के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में भी वितरित करते हैं। लाइनर ने यह एंजाइम का आविष्कार किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया मानव सहित अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरे झिल्ली वाले अंग है। वे कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्सर इन्हें कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनका प्राथमिक कार्य एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP उत्पन्न करता है, जो सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला है ATP उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक श्वसन की प्राथमिक साइट है, एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ATP का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक अणुओं का टूटना शामिल होता है। ATP का उपयोग विभिन्न सेलुलर गतिविधियों जैसे मांसपेशी संकुचन, झिल्लियों में अणुओं के सक्रिय परिवहन और कोशिका विभाजन को शक्ति देने के लिए ऊर्जा मुद्रा के रूप में किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला में शामिल प्रोटीन होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को प्रोटीन परिसरों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जो अंततः आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में एक प्रोटॉन ग्रेनिएट बना